चलिए तो आगे बढ़ाते हैं हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज को। गुड मॉर्निंग, आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के सेशन में हम 28 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिएगा, एंड तक सेशन को देखिएगा और पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो चेकआउट कीजिए क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को। तब तक आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम आज के करंट अफेयर का। एशियाई ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यहां पर बात की जा रही है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की। इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है शेख ज़ोआन बिन हमद अल थानी को। आपको पता है अभी तक इस संस्था के जो अध्यक्ष थे ना, वो एक इंडियन थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और अब एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं शेख ज़ोआन बिन हमद अल थानी। अब बात आती है कि ये किस देश के हैं। तो ये कतर ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं, कतर के हैं, और अब ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बने। अभी तक इस पद पर जो इंडियन थे वो थे रणधीर सिंह। ये ओलंपिक शूटर है, बहुत ही फेमस रणधीर सिंह। ओके, तो 2024 में इनको नई दिल्ली में 44 ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की जनरल असेंबली में निर्विरोध चुना गया था। मतलब इनके सामने कोई और कैंडिडेट नहीं था, तो फाइनली इन्हीं को अध्यक्ष चुना गया था। इनका जो अपॉइंटमेंट किया गया था रणधीर सिंह का, वो 2024 से 2028 तक के लिए था, लेकिन अब क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से, काफी ज्यादा इनकी एज है, तो स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने अपने पद से अब इस्तीफा दे दिया है। और इसी के बाद कतर ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष शेख ज़ोआन बिन हमद अल थानी को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो आपको रणधीर सिंह के बारे में भी पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं रणधीर सिंह की, तो ये ओलंपिक शूटर रहे हैं और इसके अलावा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बनने वाले पहले इंडियन थे। समय से पहले ये रिटायर हो गए हैं। तो यहां पर अब हम बात कर लेते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की। एशिया में खेलों को गवर्न करने वाली एक ऐसी संस्था है जो कि एशिया में ओलंपिक खेलों और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। स्पेशली एशिया के देशों में यह संस्था काम करती है। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कुवैत सिटी में देखने को मिलता है, कुवैत में। अगला क्वेश्चन, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के फाइनल में कलिंगा लॉन्सर्स ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यहां पर यह हो जाता है कि पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है कलिंगा लॉन्सर्स ने, और फाइनल में कलिंगा की टीम ने हराया रांची रॉयल्स को। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। विनर हो गई कलिंगा की टीम और रनर अप हो गई रांची की टीम। अच्छा, फाइनल कहां खेला गया था? तो फाइनल खेला गया था रांची रॉयल्स और कलिंगा लॉन्सर्स के मध्य में भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में इसका फाइनल खेला गया था। कलिंगा लॉन्सर्स का यह दूसरा खिताब है। सबसे पहली बार ये 2017 में भी इस ट्रॉफी को जीत चुका है और अब दूसरी बार कलिंगा लॉन्सर्स ने इसका खिताब जीता है। एक इंडियन डोमेस्टिक प्रोफेशनल हॉकी एक टूर्नामेंट है जो कि वैसे विमेंस के लिए भी होता है, पर यहां पर मेंस हॉकी इंडिया लीग की बात की जा रही है। तो एक प्रोफेशनल हॉकी लीग है इंडिया की, अलग अलग राज्य पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आईपीएल का आयोजन किया जाता है वैसे ही हॉकी में इसका आयोजन किया जाता है। और आयोजन कौन करवाता है? तो आयोजन करवाने वाली संस्था है हॉकी इंडिया, जो कि इंडिया में हॉकी खेलों को गवर्न करती है। यह संस्था इस लीग का आयोजन करवाती है। अभी जो आयोजित हुआ है वो 2025-26 का मेंस हॉकी इंडिया लीग है। फाइनल वेन्यू भुवनेश्वर में खेला गया था, कलिंगा हॉकी स्टेडियम में भुवनेश्वर में। विनर रही कलिंगा लॉन्सर्स की टीम और रनर अप रही रांची रॉयल्स की टीम। पहला एडिशन सबसे पहली बार इसका आयोजित किया गया था 2013 में। जब 2013 में आयोजित किया गया था फर्स्ट सीजन, तब विनर रांची राइनोस थी। उस वक्त रांची राइनोस खेलती थी और रनर रही थी दिल्ली वेव राइडर। तो ये पहला इवेंट है, पहला एडिशन है। कब शुरू हुआ ये क्वेश्चन आता है, तो 2013 में ये शुरू हुआ था। पहले एडिशन का विनर कौन था? तो ये रांची राइनोस पहले एडिशन के विनर थे। और अब विनर कौन बने हैं? तो अब विनर बने हैं कलिंगा लॉन्सर्स। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है?
भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है केरल राज्य से। आपको पता है स्ट्रीट वेंडरों के लिए कोविड में एक योजना लाई गई थी, पीएम स्वनिधि क्रेडिट योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी स्पेशली, हम बात करेंगे आगे। उसी क्रम में अब पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को भारत के पीएम ने लॉन्च किया है और ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं केरला में। ठीक है, केरला के तिरुवनंतपुरम में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। कार्ड का उद्देश्य कि जो स्मॉल बिजनेस ऑनर होते हैं उनको इंस्टेंट लोन मिल जाए, इंस्टेंट उनको उनके बिजनेस के लिए फॉर्मली जो पैसा है वो अवेलेबल हो पाए। तो ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं। केरल में 10,000 स्ट्रीट वेंडर को ये कार्ड दिए गए। ऑपरेटिंग जो लिमिट रखी गई है क्रेडिट कार्ड की वो रखी गई है 10,000 रुपए, ये ऑपरेटिंग लिमिट है। ओके, अगर सही स्कोर सिविल स्कोर रहता है, जो भी लोग इसको कैरी करेंगे, जो स्ट्रीट वेंडर को दिया जाएगा, स्मॉल बिजनेसेस ऑनर को दिया जाएगा, अगर वो सिविल स्कोर सही रखते हैं तो इन फ्यूचर इसे बढ़ाकर 30,000 तक इसकी लिमिट को किया जा सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग लिमिट रखी गई है 10,000 रुपए की। कार्ड की वैलिडिटी है 5 साल, 20 से 50 दिनों के अंदर इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट या फिर लोन उनको मिल जाएगा और फिर उनको जमा करना पड़ेगा एक टाइम पीरियड में। तो केवल उन्हीं यहां पर इंपॉर्टेंट ये भी है कि केवल उन्हीं वेंडर्स को मिलेगा जो कि पीएम स्वनिधि की पहली 2 लोन की किस्तें जमा कर चुके हैं। अब ये क्या है, जब हम पीएम स्वनिधि स्कीम को आगे बात करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा यहां पर 3 लोन की भी लेयर है, अभी हम देखते हैं। तो अभी जो क्रेडिट कार्ड है उसको लॉन्च करने का उद्देश्य है कि भाई स्मॉल बिजनेस के लिए ऑन डिमांड उनको पैसा मिल जाए, तो इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। अभी देखिए, वैसे ये जो योजना है सेंट्रल की, ये 2024 में खत्म होने वाली थी। 31 दिसंबर 2024 को ये खत्म हो रही थी, तो लास्ट ईयर 2025 में इसको बढ़ाकर मार्च 31 2030 तक के लिए कंटिन्यू किया गया है। अब पीएम स्वनिधि योजना 2030 तक के लिए कंटिन्यू है और इसी के तहत 3 लोन की लेयर है। अच्छा, शुरुआत कब की गई? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोविड के टाइम पीरियड में पीएम स्वनिधि स्कीम को शुरू किया गया था स्ट्रीट वेंडर के लिए, क्योंकि उस वक्त आपको पता है, क्योंकि देखिए कोविड के टाइम पीरियड में हम एक दूसरे को छू भी नहीं पा रहे थे, तो ऐसी कंडीशन में बाहर का पूरा मार्केट बंद था। तो जो स्ट्रीट वेंडर है ना, जो डेली कमाते हैं और खाते हैं, तो उनकी लाइफ काफी मुश्किल हो गई थी। तब पीएम स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि अफोर्डेबल लोन दिया जा सके स्ट्रीट वेंडरों को, है ना। 1.5 लाख ऑलमोस्ट 1.25 करोड़, 1.5 भी नहीं 1.25 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिला है। 1.15 या 1.25 तक इसको आगे बढ़ाया गया था और 1.25 करोड़ के आसपास लोगों को इसका फायदा दिया गया। एक्सटेंड भी किया गया बाद में इससे, है ना। तो 50 लाख और लोग भी इसमें जोड़े गए थे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो ये और 1.25 लाख आप याद रखिए, एक रफ डेटा। और अभी जो शुरू किया गया है कि 3 लेयर के बाद, मतलब 2 लेयर अगर किसी ने पेमेंट कर दिया है लोन का, तो तीसरी लेयर में अगर वो एलिजिबल हो जाता है तो उसको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा। देखिए क्या था कि स्ट्रीट वेंडर 3 बार लोन ले सकते हैं इस योजना के तहत, पीएम स्वनिधि योजना के तहत। पहली जो लोन उनको मिलेगा, ये अभी चेंज भी हुआ है, जब बढ़ाई गई थी ना 2030 तक के लिए, तब ये लोन की लिमिट को भी चेंज किया गया। तो हम नई लिमिट की बात करते हैं। 15,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। अगर कोई जो भी लोन लेने वाला है इस स्कीम के तहत लोन को भर देता है टाइम पे या टाइम से पहले, तो फिर उसकी सेकेंड लिमिट खुलती है 25,000 तक की। अगर वो 25,000 के लोन को भी टाइम लिमिट में कर देता है तो फिर उसको अब क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा और तीसरी लोन की किस्त होती है उसकी, जो तीसरा जो लोन मिलता है वो 50,000 रुपए तक का उसको मिल जाता है। अगर लोन को टाइम से पहले भर देता है तो गवर्नमेंट 7% की इंटरेस्ट सब्सिडी भी उसको देती है। तो ये स्ट्रीट वेंडर के लिए, और अब जो आया है वो स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इन 2 के बाद जिन्होंने ये 2 पेमेंट फुलफिल कर दिए हैं, भर दिए हैं, अब उनको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। केरल के तिरुवनंतपुरम से इसे शुरू किया गया। तो उद्देश्य भी आपको समझ में आ गया, योजना समझ में आ गई, क्रेडिट कार्ड समझ में आ गया। स्ट्रीट वेंडरों को फाइनेंशियल हेल्प करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। कोविड-19 में स्ट्रीट वेंडरों की मदद के लिए इस योजना को लाया गया था।
आज के ऑफर ऑफ द डे में आप सभी एआई के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको लगातार बताता हूं कि जो फ्यूचर है ना वो एआई का ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना कोई भी काम इन फ्यूचर होने वाला नहीं। ओके, तो हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में आपको एआई की जरूरत पड़ेगी। इवन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको एआई की मदद की जरूरत पड़ेगी अब। ओके, अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा फास्ट करने के लिए आप एआई के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 50 से ज्यादा एआई आपको यहां पर सीखने को मिलेंगे। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और आप डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कीजिए। और कोई भी आपको हर्डल आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। तब तक आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का हाल ही में निधन हो गया, ये किस संस्था के अध्यक्ष रहे हैं? तो इंद्रजीत सिंह बिंद्रा ये अध्यक्ष रहे हैं बीसीसीआई के। बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है। हाल ही में नई दिल्ली में 84 वर्ष की आयु में इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का निधन हो गया है। 1993 से लेकर 1996 तक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया है। इसके अलावा पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के ये 36 साल अध्यक्ष रहे हैं। 1978 से लेकर 2014 तक ये पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। 36 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष का पद भी इन्होंने संभाला है 1993 से 1996 तक। 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप को पहली बार इंग्लैंड के बाहर आयोजित करवाने में इन्होंने काफी मदद की थी, काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, काफी एफर्ट लगाए थे। और उसी के बाद 1987 में पहली बार जो वर्ल्ड कप है इंग्लैंड के बाहर आयोजित किया गया था, और यह संयुक्त रूप से इंडिया और पाकिस्तान में हुआ था। तो उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, काफी एफर्ट इन्होंने लगाए थे, है ना। तो इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बहुत योगदान है क्रिकेट के क्षेत्र में इनका, इसीलिए जो मोहाली स्टेडियम है ना, उसका नाम 2015 में आईएस बिंद्रा स्टेडियम किया गया था इंद्रजीत सिंह बिंद्रा के सम्मान में। मोहाली स्टेडियम को आईएस बिंद्रा स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाला संस्थान है, क्रिकेट खेलों का आयोजन करवाने वाला संस्थान है। सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है वर्ल्ड का बीसीसीआई, जो कि इंडिया का है। 1 दिसंबर 1928 में स्थापना की गई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और मिथुन मनहास लास्ट ईयर ही प्रेसिडेंट बने हैं बीसीसीआई के। पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार कितनी राशि तक मुफ्त इलाज दिया जाएगा? तो पंजाब की भगवंत मान गवर्नमेंट ने एक स्कीम को अनाउंस किया है राज्य में, मुख्यमंत्री सेहत स्कीम। इसके तहत राज्य में 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज दिया जाने वाला है। मुफ्त इलाज 10 लाख रुपए तक का सभी को दिया जाने वाला है। तो मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना है। राज्य के लगभग 3 करोड़ लोगों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस हेल्थ कवर दिया जाएगा। कैशलेस हेल्थ कवर का मतलब है जो भी पेशेंट है, जब वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो उनको डायरेक्ट वहां पर जाकर पैसा जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस स्कीम के तहत जो भी रजिस्टर्ड है उनका 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो फ्री किया जाएगा। ठीक है, तो योजना के अंतर्गत और जो हॉस्पिटल है उनको पेमेंट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस है, जैसे इंश्योरेंस कंपनियां देती है उस तरीके से। योजना के अंतर्गत 65 लाख परिवारों को एक समान सेहत कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, जिससे अस्पताल में पहुंचते ही जो इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन है वो हो पाएगा, उनको पैसा जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट रखा है, 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, और इंश्योरेंस कंपनी को 900 करोड़ रुपए दिए हैं। पहले इसके कुछ अमाउंट दिया जा चुका था, ये टोटल अमाउंट 900 करोड़ रुपए का जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको दिया गया है। तो मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना किस सरकार की है? पंजाब सरकार की है। ठीक है, पंजाब के सीएम है भगवंत मान, हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर बलबीर सिंह। कवरेज मिल रहा है मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए पर फैमिली, है ना, पर फैमिली को दिया जाएगा। 3 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और 65 लाख परिवार राज्य के इस योजना से लाभान्वित होंगे। यह है बेसिक स्कीम के फैक्ट। अब अगर हम पंजाब के बेसिक फैक्ट देखें तो पंजाब के गवर्नर कौन? गुलाब चंद्र कटारिया। सीएम अभी हमने बात की भगवंत मान है। पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या है 117।
यहां पर लोकसभा की सीटें हैं 13 और राज्यसभा की सीटें हैं पंजाब में 7। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य मुक्त व्यापार समझौता साइन किया गया। यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंडिया और यूरोपीय यूनियन के मध्य में, आप सभी को पता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, इसकी घोषणा की जा चुकी है, साइन किया गया है। यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी 1993 में, यूरोपीय यूनियन की। तो अभी आपको पता होना चाहिए, हमने एक सेशन में बात की थी, हमारे जो 26 जनवरी के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे वो यूरोपीय यूनियन की दो अलग अलग बॉडी के दो अध्यक्ष थे। कौन कौन? एक है एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं, और एक यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेन लेयन। तो ये दोनों आए थे चीफ गेस्ट के रूप में, और इन्हीं के साथ 16th इंडिया ईयू समिट की सह अध्यक्षता की है नई दिल्ली में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने। यहीं पर इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया। इसकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, अब इसको लागू किया जाएगा। आपको पता है इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसकी वार्ता या जो बातचीत है वो 2007 से चल रही। तो 2007 से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 18 साल के बाद अब ये ट्रेड डील फाइनल हुई है। इसके तहत होगा क्या? इंडिया से जो प्रोडक्ट यूरोपीय यूनियन के देशों में जाएंगे उन पर टैक्सेस कम होंगे, या फिर ना के बराबर होंगे, या फिर पूरी तरीके से खत्म किए जाएंगे। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब ये जो एग्रीमेंट है ना, ग्लोबल जीडीपी का 25% और ग्लोबल ट्रेड का ऑलमोस्ट 1/3 कवर करता है। यूरोपीय यूनियन और इंडिया के बीच में इतना ट्रेड होता है। यूरोपीय यूनियन के 27 देश हैं, इन देशों के साथ इंडिया का इतना ट्रेड है। ओके, करंट अगर हम ट्रेड देखें यूरोपीय यूनियन और इंडिया के बीच में, तो ये 136 अरब यूएस डॉलर का है वर्तमान में। इसको डबल करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है इंडिया और यूरोपीय यूनियन के मध्य में। इंडिया को क्या फायदा होगा? तो इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए नए मार्केट मिलेंगे। ओके, इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर पाएगा यूरोपीय यूनियन, और इंडिया के जो एमएसएमई हैं उनको भी एक्सपोर्ट करने में मदद मिलेगी, उनको भी एक्सपोर्ट में बढ़ावा दिया जाएगा। तो यूरोपीय यूनियन की यहां पर बात कर लेते हैं। यूरोपीय यूनियन में देश कितने, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 27 देश है ना। दुनिया के लगभग 5.5% पॉपुलेशन यूरोपीय यूनियन के देशों में रहती है, यूरोप के जो 27 देश है इनमें। लेकिन फिर भी वर्ल्ड की टोटल जीडीपी में 14 से 17% तक जो योगदान है वो यूरोपीय यूनियन के देशों का है। पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन योगदान बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबके सब डेवलप्ड है। फॉर्मेशन हुआ था 1993 में यूरोपीय यूनियन का। यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा देश है जर्मनी। सबसे नया जुड़ने वाला देश है क्रोएशिया, जो कि 2013 में यूरोपीय यूनियन में जुड़ा था। और जो सबसे लेटेस्ट बाहर हुआ यूरोपीय यूनियन से 2020 में यूके यूरोपीय यूनियन से बाहर हुआ था। तब यूरोपीय यूनियन में 28 मेंबर थे, लेकिन जैसे यूके बाहर हुआ तो यूरोपीय यूनियन में मेंबर्स बचे 27। ठीक है, आगे आते हैं हम। राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हर साल नेशनल ज्योग्राफिक डे ये मनाया जाता है 27 जनवरी को, राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस। एक संस्था के गठन की वर्षगांठ है ये, और इस संस्था का नाम है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी। तो इसकी स्थापना हुई थी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की 1888 में, 1888 में, और डे था 27 जनवरी। तो इसी संस्था के सम्मान में, इसी संस्था की याद में, गठन की याद में नेशनल ज्योग्राफिक डे मनाया जाता है 27 जनवरी को। उद्देश्य क्या है? ज्योग्राफी, साइंस, कल्चर, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, इनके प्रति लोगों को मोटिवेट करना, इनके प्रति लोगों को अवेयर करना, यह मुख्य उद्देश्य नेशनल ज्योग्राफिक डे को मनाए जाने का। ओके, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, हमारी ज्योग्राफी, साइंस, कल्चर, इनको हम प्रोटेक्ट कर पाए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम कर पाए, इसके लिए लोगों को मोटिवेट किया जाता है। हर दिन क्लाइमेट चेंज, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, ऐसी जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनका मतलब उन पर केंद्रित करके ये डे मनाया जाता है कि भाई इन पर कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना चाहिए, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जाना चाहिए। जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, जो जंगल काटते जा रहे हैं हम, जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ
एनिमल है वो खत्म होते जा रहे, वाइल्ड लाइफ खत्म होती जा रही है, तो उनके प्रति ध्यान केंद्रित करवाने के लिए नेशनल ज्योग्राफिक डे के रूप में मनाया जाता है। 2025 में एक्सप्लोरिंग द प्लेनेट टू प्रोटेक्ट इट्स फ्यूचर नेशनल ज्योग्राफिक डे की थीम रखी गई है। अच्छा, जिसकी याद में मनाया जाता है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, इस पर नजर डाल लेते हैं। ये जो सोसाइटी है ना 1888 में बनी थी 27 जनवरी को, और इसकी स्थापना की गई थी वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। ये जो संस्था है पूरे वर्ल्ड में नेचुरल इन्वायरमेंट है, वाइल्ड लाइफ है, जो कल्चर है उसकी खोज और संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था है। तो क्योंकि ये कंजर्वेशन के लिए काम करती है तो इसी के सम्मान में नेशनल ज्योग्राफिक डे के रूप में 27 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक व्यंजन योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होते हैं ना, किसी भी एक जिले का जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है उसको प्रमोट किया जाए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, उनको पहचान दिलाई जाए, ताकि एक तो उनका प्रोडक्शन बढ़े, उनको एक्सपोर्ट किया जा सके वर्ल्ड में, उनका जो कंज्यूमर है उसका कंज्यूमर बेस बढ़े, और उसको बनाने वाले जो लोग हैं, कारीगर हैं, उनको रोजगार मिले, है ना, उनके रोजगार में बढ़ोतरी हो। तो इस उद्देश्य से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक कॉन्सेप्ट है, आपने सुना होगा ना। उसी तरीके से यूपी ने एक और स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन, एक जिला और एक व्यंजन, ठीक है ना। तो इस प्रोजेक्ट को या इस स्कीम को लॉन्च किया है यूपी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, इन्होंने लॉन्च किया है। वैसे योगी आदित्यनाथ जी भी साथ में थे, लेकिन यहां पर लॉन्च करने वाले हैं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है। तो अमित शाह ने इसे लॉन्च किया है हाल ही में। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन योजना का इनॉग्रेशन किया। उद्देश्य हर जिले में ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल क्यूजिन को पहचान दिलाना है। जो ऐसे व्यंजन बनाने वाले जो कारीगर हैं, जो हलवाई है, जो एंटरप्रेन्योर है, उन सभी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उनकी फूड क्वालिटी, जो व्यंजन है उसकी क्वालिटी को स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड हो, इंटरनेशनल लेवल पर वो फाइट कर सके, इसलिए उसका एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, ब्रांडिंग की जाएगी, मार्केटिंग की जाएगी, ताकि व्यंजन को बढ़ावा दिया जा सके। पैकेजिंग की जाएगी, जीआई टैग, ई कॉमर्स के माध्यम से इन व्यंजनों को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने की योजना है। यूपी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन। इसे हाल ही में लॉन्च किया है यूपी में भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। आनंदीबेन पटेल यहां के गवर्नर के पद पर हैं। योगी आदित्यनाथ सीएम हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर हम विधानसभा, कल भी वैसे हमने कैजुअल फैक्ट की बात की थी, ये वही है। यूपी में विधानसभा की सीटें हैं 403, विधान परिषद की सीटें हैं 100, लोकसभा की सीटें हैं 80, सबसे ज्यादा इंडिया में, और राज्यसभा की सीटें हैं 31। पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाता है? पांगसाउ पास, ये जो पास है ना, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की बाउंड्री पर देखने को मिलता है। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश में एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है इसी पास के आसपास, जिसका नाम है पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल। इतिहास में भी ये जो पास है, ये जो दर्रा है ना, ये काफी युद्ध के लिए दर्ज है और काफी चीजों के लिए, काफी उथल पुथल के लिए भी इसे जाना जाता है। मतलब इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि पांगसाउ पास से जुड़ी हुई है। तो यहीं पर एक कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल का है पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल। भारत के किस राज्य में होता है? तो यह होता है भारत के अरुणाचल प्रदेश में। यहां पर आयोजन करवाने का उद्देश्य क्या है? इंडिया और म्यांमार, देखिए ये आप अगर देख रहे हैं ना, तो ये आपको पांगसाउ पास देखने को मिलेगा इस जगह पर, ठीक है। तो इंडिया और म्यांमार के बीच में जो हिस्टोरिकल मूवमेंट है, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो ट्रेड रिलेशन है, उनको मजबूत करने के लिए इस इंटरनेशनल फेस्टिवल का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। और जब ये फेस्टिवल होता है, हर साल जनवरी में आयोजित किया जाता है, जनवरी के 3rd वीक में। तो यहां पर ट्रेडिशनल ट्राइब डांस और म्यूजिक का आयोजन करती है। इंडिया और म्यांमार के कलाकार जो
कल्चरल एक्टिविटीज है वो मिलकर करते हैं, कल्चरल प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया जाता है, हैंडीक्राफ्ट की प्रदर्शनी लगाई जाती है, हैंडलूम्स की प्रदर्शनी लगाई जाती है, जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल करने के लिए यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो ये पूरा जो फेस्टिवल है इंडिया और म्यांमार के ट्रेड रिलेशन को मजबूत करने के लिए, कल्चरल एक्सचेंज के लिए इसे कहा जाता है पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल। आंसर ले लिया हमने, पांगसाउ या पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ओके, पांगसाउ पास इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर पे ऑलमोस्ट 1136 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, मीटर में ऊंचाई लेते हैं 1136 मीटर। ओके, पटकाई हिल्स के शिखर पर यह स्थित है, ऐतिहासिक रोड्स यहां से निकलती है। पास का नाम म्यांमार के पांगसाउ गांव से लिया गया है, जो कि हमारी जो सीमा है उससे लगभग 2 किलोमीटर पूर्व में उस तरफ देखने को मिलता है। तो उसी गांव के नाम पर, म्यांमार का गांव है उसी के नाम पर इसका पांगसाउ नाम पड़ा है। जो 13वीं सेंचुरी का समय था ना, यहीं से होकर जो अहोम जनजाति है वो म्यांमार से होते हुए इसी पास से होकर असम में इंटर करी थी 13वीं सेंचुरी में, और फिर असम में मूल रूप से अहोम साम्राज्य का फिर विस्तार देखने को मिलता है। तो वो जो पूर्वी क्षेत्रों से आए थे, असम में आके बसे थे, वो मूल रूप से इसी पास से होकर आए थे, पांगसाउ पास। तो हिस्ट्री में भी ये काफी इंपॉर्टेंट एक दर्रा है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, और इसी के नाम पर पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन मेगाबुरू के कारण सारंडा वन क्षेत्र चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? ऑपरेशन मेगाबुरू हमारी जो सुरक्षा बल है ना, उनके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है सारंडा के फॉरेस्ट एरिया में, और यह सारंडा का फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलता है भारत के झारखंड राज्य में। झारखंड में यह फॉरेस्ट एरिया काफी नक्सलाइट एरिया माना जाता है। तो हमारे जो फोर्स है उनके द्वारा यहां पर एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन मेगाबुरू, और सारंडा वन क्षेत्र से जो नक्सली है उनको खत्म करने के लिए यह ऑपरेशन अभी सुर्खियों में है। पश्चिमी सिंहभूमि जिला है झारखंड राज्य में, यहां पर सारंडा फॉरेस्ट में ऑपरेशन मगबुरू को चलाया गया, और 17 जो माओइस्ट जो नक्सली है उनको यहां पर सुरक्षा बलों ने मारा है। इनमें से 13 माओवादियों पर 4.5 करोड़ का इनाम था। तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि 2026 तक इंडिया से नक्सलाइट को खत्म किया जाए। तो सीआरपीएफ की एक कोबरा यूनिट है, इसने और झारखंड पुलिस ने मिलकर यह संयुक्त ऑपरेशन चलाया है सारंडा फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट एरिया कहां देखने को मिलता है? सारंडा फॉरेस्ट एरिया, जहां पर ऑपरेशन मेगाबुरू चलाया गया झारखंड राज्य में। ऑपरेशन मेगाबुरू के बारे में भी आपको समझ में आ गया, उद्देश्य भी समझ में आ गया। एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है, जो नक्सली गतिविधियां देश में उनको खत्म करने के लिए इसे चलाया जा रहा है। वैसे लास्ट ईयर एक और हिल भी सुर्खियों में थी इसी तरीके के ऑपरेशन के कारण, जिसका नाम है करेगुट्टा हिल्स। करेगुट्टा हिल्स ये हमने बहुत सुर्खियों में देखा है 2025 में। ये एक्चुअल में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर पर एक पहाड़ी एरिया है, यह नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, है ना। तो यहां पर हमारे जो सुरक्षा बल है उन्होंने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था 2025 में, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। वैसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अप्रैल में लॉन्च किया जा चुका था नक्सलाइट को खत्म करने के लिए। उसी के तहत करेगुट्टा हिल्स को घेरा गया था हमारी जो सीआरपीएफ है उनके द्वारा, और बहुत सारी यूनिट लगी थी अलग अलग सुरक्षा बलों की, और उन्होंने वहां से नक्सलाइट को, जो नक्सली गतिविधियां उसको खत्म किया, नक्सलाइट को साफ किया। ऑपरेशन 11 मई को करेगुट्टा हिल्स पर कब्जा करने के बाद खत्म हुआ था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहली बार नक्सलियों को खत्म करने के लिए 2017 में समाधान प्रहार नाम का ऑपरेशन शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य था 2026 तक भारत में नक्सलाइट को खत्म करना। ये जो वर्ड हम देखते हैं नक्सलाइट या नक्सलवाद, ये एक्चुअल में पश्चिम बंगाल से आया है। पश्चिम बंगाल में 1967 में पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है, एक गांव है नक्सलवाड़ी, वहां के कुछ किसानों ने एक सशस्त्र विद्रोह किया था जमींदारों के खिलाफ। तो क्योंकि ये नक्सलवाड़ी क्षेत्र से आया था, तो यहीं से जो हथियार उठाने वाले थे उनको नाम मिला नक्सलवाद। शुरुआत में ये एक पॉजिटिव साइन था, लेकिन आगे चलकर ये देश विरोधी की तरह प्रेजेंट हुआ देश में। तो अब देश में 2026 तक नक्सलाइट को खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है।
ठीक है, तो करेगुट्टा हिल्स हमको समझ में आ गई, और यहां पर हमारा जो सारंडा फॉरेस्ट एरिया है, सारंडा फॉरेस्ट एरिया, ये हमको समझ में आ गया। ये कहाँ है? झारखंड। और करेगुट्टा हिल्स कहाँ है? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर। डन। तो यहां पर हमारे आज के सभी करंट अफेयर हमने क्लियर किए, एक एक फैक्ट समझा, डिटेल में हमने डिस्कस किए। अब हम लास्ट डे की करंट अफेयर को एक बार रिवाइज करेंगे। वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ये हैं 13 लोग जिनको पद्म भूषण दिया गया। सर मार्क टली का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये पत्रकारिता से संबंधित थे। 26 जनवरी 2026 को 77th रिपब्लिक डे परेड में भारतीय सेना ने पहली बार किस नई युद्ध आधारित फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया? तो यह फेज्ड बैटल अरे है। गणतंत्र दिवस 2026 पर किस अंतरिक्ष यात्री को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये कौन हो जाते हैं? शुभांशु शुक्ला। अभिनेत्री शारदा को वर्ष 2024 के जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो यह अवार्ड दिया जाता है किसके द्वारा? केरला गवर्नमेंट के द्वारा। 24 जनवरी को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो यह राज्य हो गया जो अपना स्थापना दिवस मनाता है 24 जनवरी को, यूपी। इंटरनेशनल कस्टम्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को। चर्चा में रही तमसा नदी का उद्गम किस राज्य से है? तो यह निकलती है मध्य प्रदेश राज्य से। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर। और विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा घोषित नए चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्रों में से भारत का नया केंद्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो यह स्थापित होगा आंध्र प्रदेश राज्य में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हो गए हमारे रिवाइज। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 1984 में। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व हमको देखने को मिलता है तमिलनाडु राज्य में। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर। इसके अलावा आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, अमायरा खोसला किस खेल से संबंधित है? यूरोजोन का 21वां मेंबर कौन सा देश बना है? और अभिनव बिंद्रा को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ये तीनों क्वेश्चन को नोट करो, कमेंट में आंसर करो। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। ओके, पीडीएफ आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, क्रेजी जीके ट्रिक को। और ऑफर ऑफ द डे में एआई कोर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप उसे इजीली अवेल कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट डे की करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।